अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर किस तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम डेवलप होता है और भी बहुत सारी जो बातें केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड वो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, और जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बट हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन का पता होना चाहिए। तो आज मैं थोड़ा आपको रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताता हूँ, बाकी इन डिटेल मैंने जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाली वीडियो है उसके अंदर बताया है। बट थोड़ा सा सीख लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को सीखने के लिए कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट में, मतलब कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट्स को बनाएंगे, मतलब प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे। तो जो रिएक्टेंट का कन्वर्शन होता है प्रोडक्ट में उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब ये जो आप देख रहे हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं उसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये होता है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन जिसके अंदर दो रिएक्शन एक ही टाइम पे होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब कि रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्शन हो रहा है वो, और दूसरा हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट कन्वर्ट होते हैं फिर से किसमें, रिएक्टेंट के अंदर। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं जो दोनों डायरेक्शंस के अंदर होते हैं एक ही वक्त पे, मतलब एक तरफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है दूसरी तरफ बैकवर्ड रिएक्शन, वो भी एक ही टाइम पे, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। सो उसका मतलब कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिनके अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एक ही वक्त पे हों, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो अब हम समझते हैं कि ये जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं इनके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम किस तरीके से डेवलप होता है या केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो हमने क्या कहा कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं, दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन दूसरा होता है बैकवर्ड रिएक्शन। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है और दूसरा प्रोडक्ट होता है। अब देखिए हमारे पास कोई भी जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसके अंदर स्टार्टिंग में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो क्या होता है, करता है प्रेडोमिनेट करता है। प्रेडोमिनेट का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर वो एक्चुअली पूरे रिएक्शन के अंदर जो मेन हो रहा होता है वो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब कि हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है, हमारे पास जो कन्वर्शन है हमारे पास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो स्टार्टिंग में ये प्रेडोमिनेंट होता है। और जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है वो स्टार्ट में नहीं हो रहा होता। कौन सा रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, जिसके अंदर एक्चुअली होता क्या है आगे चल के प्रोडक्ट बनाते हैं किसको, रिएक्टेंट्स को, मतलब कि प्रोडक्ट का कन्वर्शन होता है टू रिएक्टेंट्स। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया क्या होता है कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है मतलब कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्शन, ये पूरे रिएक्शन को प्रेडोमिनेट करता है। और जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है ये स्टार्टिंग में डेवलप नहीं होता, मतलब कि प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्शन नहीं होता, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब कोई रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है तो पहले तो फॉरवर्ड रिएक्शन डेवलप होगा तभी फिर आगे चल के बैकवर्ड रिएक्शन होगा, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो सीधी सी बात है जैसे प्रोडक्ट बनेंगे फिर बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होगा, वो होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब कि जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के नतीजे में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे, तब तक बैकवर्ड रिएक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होगा। फिर जैसे टाइम गुजरता जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन होना भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर वो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर। तो हमारे पास होता क्या है कि स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया कि फॉरवर्ड रिएक्शन पूरे रिएक्शन को प्रेडोमिनेट करेगा, फिर जैसे टाइम गुजरता जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन भी डेवलप होगा और इसके नतीजे में प्रोडक्ट कन्वर्ट होते जाएंगे रिएक्टेंट्स के अंदर। तो जैसे टाइम गुजरेगा होगा क्या,
कि ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है, ये ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे इन दोनों का जो रेट होगा वो इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जैसे हमारे पास टाइम गुजरता जाएगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा, हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा, और इनका जो रेट है वो इक्वल हो जाएगा। मतलब कि एट एनी टाइम क्या हो जाएगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और जो हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है ये हो जाएगा इक्वल। शुरू में तो क्या था, हमारे पास जो रिएक्शन प्रेडोमिनेंट कर रहा था वो था फॉरवर्ड रिएक्शन, पर जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हुई एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करने लगा, उसके नतीजे में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया कि दोनों जो रिएक्शन थे उनका रेट क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अब वो जो स्टेट है किसी भी रिएक्शन की जिसमें हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जहाँ पे उस रिवर्सिबल रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट इक्वल हो जाए। मतलब जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों होने लगेंगे टाइम के साथ साथ, और एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम रेट पे प्रोसीड करेंगे। शुरू में तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है क्योंकि बैकवर्ड अभी स्टार्ट भी नहीं होता, फिर जैसे टाइम होता है चलता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, फिर बैकवर्ड रिएक्शन भी बिल्डअप होना शुरू होता है। जैसे बैकवर्ड रिएक्शन बिल्डअप होता है फिर एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट हो जाता है इक्वल, और उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। मींस केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर वो कंडीशन है जिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होता है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम डिटेल में जो केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है इसके अंदर डिस्कस करेंगे, बट आपको थोड़ा मैं समझा लूँ अगर कि रेट क्या होता है किसी भी रिएक्शन का, तो इसको समझने में फिर आपको आसानी होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमारे पास कोई भी रिएक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट का कन्वर्शन होता है प्रोडक्ट के अंदर। तो हमारे पास मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या आती है, चेंज आती है किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये एक्चुअली चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होती है पर यूनिट टाइम। मींस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आती है उसको जब हम जो हमारे पास गिवन टाइम होता है उससे डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है किसी भी रिएक्शन का रेट, मतलब किस रेट के ऊपर रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फॉरवर्ड रिएक्शन को, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट का मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या आती है, उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर क्या चेंज आती है, वो हो जाती है डिक्रीज, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर, इंक्रीज होती है। मतलब कि हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उस फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा, का जो रेट होगा वो होगा एक्चुअली हमारे पास डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि सीधी सी बात है जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसके नतीजे में रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट बनेंगे, तो क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उतनी की उतनी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके इक्वल होगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम कहते हैं पर यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर चेंज क्या आती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है क्योंकि वो कंज्यूम होते हैं, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है क्योंकि वो बनते हैं इसके नतीजे में। तो उसका मतलब कि डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट।
पर यूनिट टाइम, तो उसको हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डिएशन। जब इनको टाइम से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डिएशन। इस तरीके से अगर हम बात करें रेट ऑफ बैकवर्ड डिएशन की या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है हमारे पास रिएक्शन, उसको हम रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो रेट ऑफ रिवर्स और बैकवर्ड डिएशन वो किसके इक्वल होगा? तो हमारे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा उसका जो रेट होगा वो इक्वल होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जितनी इंक्रीज आ रही है वो, या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो डिक्रीज आ रही है वो पर यूनिट टाइम उसके इक्वल हो जाएगा। क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट का कन्वर्जन हो रहा है रिएक्टेंट के अंदर, मतलब प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहे हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि प्रोडक्ट कंज्यूम होकर रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कौन सी चेंज आती है? चेंज ये आती है कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है इंक्रीज, तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आ रही है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहे हैं, तो जितनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज आएगी उतनी की उतनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगी। किसके अंदर? एक बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर। सो हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। जब टाइम से डिवाइड करेंगे इसको तो हमें मिल जाएगा बैकवर्ड डिएशन का रेट। तो हमने सीखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डिएशन क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड डिएशन क्या होता है। शॉर्ट में अगर बताऊं तो फॉरवर्ड डिएशन के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं, तो उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी इन फॉरवर्ड डिएशन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डिएशन क्या होगा? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। और बैकवर्ड डिएशन का रेट क्या होगा? बैकवर्ड डिएशन के अंदर प्रोडक्ट कंज्यूम होते हैं और रिएक्टेंट बनते हैं, तो प्रोडक्ट कन्वर्ट होंगे रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम आएगी, कम हो जाएगी, तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी इन बैकवर्ड डिएशन, तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। और पर यूनिट टाइम हम जब करेंगे तो हमें मिल जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखिए, अब जैसे हमने कहा कि स्टार्ट हुआ रिएक्शन तो फॉरवर्ड रिएक्शन प्रेडोमिनेट कर रहा था, फिर जैसे बैकवर्ड रिएक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होना शुरू हुआ क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हुई, और जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तभी तो हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन होगा, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से क्या हुआ कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट हो गया इक्वल। तो जब रेट इक्वल हो गया दोनों का, तो इस कंडीशन को हमने कहा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जब रेट दोनों का इक्वल हो जाएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा? देखिए, जब मैंने आपको रेट दोनों का समझा दिया, मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ कि इसके नतीजे में क्या होगा जब रेट दोनों का इक्वल हो जाएगा। देखिए, आप देख रहे हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर हमारे पास उसका जो रेट है वो किसके इक्वल होता है? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो भी बिल्कुल सेम हो जाए तो क्या होगा कि उसके अंदर बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर क्या आती है? इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जब दोनों का रेट इक्वल हो जाए तो उसका मतलब कि डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितनी आ रही है फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर, उतनी की उतनी इंक्रीज आएगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अंदर इन बैकवर्ड रिएक्शन। हमने पढ़ा कि जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो क्या है? रेट डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो जब दोनों इक्वल हो जाते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, तो क्या होता है? तो ये जो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। मतलब कि जितनी हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज आएगी फॉरवर्ड रिएक्शन में, बैकवर्ड रिएक्शन से उतने की उतनी कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट के इंक्रीज आएगी, क्योंकि दोनों का रेट तो इक्वल हो गया है। तो उसका मतलब कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है ओवरऑल क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर तो डिक्रीज होगी कंसंट्रेशन, उतनी की उतनी प्रोडक्ट उसकी हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उतनी की उतनी इंक्रीज हो रही है बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर। बैकवर्ड रिएक्शन से तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो उतनी की उतनी बढ़ेगी, क्योंकि जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन तो इक्वल हो गए, तो ये कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रही है वो तो इक्वल है दोनों के केस में।
तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जितनी चेंज यहाँ पे आ रही है डिक्रीज के फॉर्म में, उतनी इंक्रीज हो रही है बैकवर्ड में, तो ओवरऑल तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब कि जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो गया, और दोनों का रेट इक्वल होने की वजह से ही हमारे पास क्या हुआ कि जो कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। रिमेन्स कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट। और इस तरीके से अगर हम रेट ऑफ जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन है उसको हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के टर्म में अगर डिफाइन करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, इंक्रीज होती है, और बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो जब दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जितनी आ रही है इन फॉरवर्ड रिएक्शन, उतनी की उतनी डिक्रीज आएगी इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि अब दोनों का रेट इक्वल हो गया है। इसी वजह से जो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर इंक्रीज आ रही है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, उतनी की उतनी बैकवर्ड रिएक्शन में डिक्रीज आएगी, क्योंकि अब तो दोनों का रेट क्या है, इक्वल है। देयरफॉर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन बैकवर्ड रिएक्शन। तो उसका मतलब जितने प्रोडक्ट कंज्यूम होंगे जितने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी इन फॉरवर्ड रिएक्शन, उतनी ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कंज्यूम होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी इन बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि दोनों का रेट अब केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। तो इक्वल होने की वजह से रेट क्या हुआ हमारे पास, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट हो गई, क्योंकि इंक्रीज हो रही है जितनी, उतनी दूसरे रिएक्शन के अंदर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल तो कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। उसका मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम की जो स्टेट होती है उसमें हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल होने की वजह से जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो हो जाती है कांस्टेंट, जो कि मैंने आपको फुल तरीके से समझाया किस तरीके से वो चीज होती है। तो उसका मतलब कि एट केमिकल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि जैसे केमिकल रिएक्शन हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम वाली स्टेट पे पहुंचेगा, जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा, उसी वक्त जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाले वक्त होगी वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी, फिर उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। मींस नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आफ्टर अचीविंग केमिकल इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम वाली स्टेट आ जाएगी, फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, उसके अंदर फिर बाद में कोई भी चेंज नहीं आएगी। उसका मतलब एट केमिकल इक्विलिब्रियम concentration of reactant and concentration of product remains constant। कहने का मतलब कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसके अंदर जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगी। मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। जब तक केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर होगा तब तक जो रिएक्शन मिक्सचर होगा, मतलब कि जो रिएक्टेंट्स होंगे, जो प्रोडक्ट होंगे, उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। हाँ, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर सीधी सी बात है कि कंसंट्रेशन में चेंज आएगी। बट जब तक किसी रिएक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम रहता है तब तक कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होता है, तो उसके नतीजे में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन हो जाती है कांस्टेंट, फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आती। तो क्योंकि हमें कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज नज़र नहीं आ रही, तो क्या रिएक्शन स्टॉप हो गया है केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद? क्योंकि कोई भी रिएक्शन जब होता है मतलब कंटिन्यू होता है तो हमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज नज़र आती है। बट हमने कहा कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जैसे केमिकल रिएक्शन अचीव होता है तो उसके बाद कोई चेंज कंसंट्रेशन में नज़र नहीं आती, कंसंट्रेशंस बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती हैं। तो क्या हमारे पास रिएक्शन स्टॉप हो गया है? तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद हमारे पास कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, तो क्या रिएक्शन स्टॉप हो चुका है? तो इसका जवाब क्या है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ।
तो हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता, ये हमेशा चलता रहता है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता, इट नेवर स्टॉप्स। क्योंकि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे अचीव होता है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। क्योंकि कांस्टेंट इसी वजह से होती है क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम पे जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होता है उसका रेट इक्वल होता है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया कि तो कहने का मकसद कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिएशन के इक्वल होने की वजह से ही कंसंट्रेशन हमारे पास कांस्टेंट रह जाती है, कोई उनमें फर्दर चेंज नहीं आती। बट इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, क्योंकि रिएक्शन अभी भी चल रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिएशन दोनों चलते रहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होता है फिर भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिएशन जारी रहते हैं, वो कंटिन्यू रहते हैं। बट क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिएशन दोनों का रेट अब केमिकल इक्विलिब्रियम पे इक्वल हो गया है, इसी वजह से कोई फर्दर कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आती। क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिएशन दोनों चलते तो रहते हैं बट ये इक्वल रेट पे चलते रहते हैं, तो यही रीज़न है, इसी वजह से फिर कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आती। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, रिएक्शन के स्टॉप होने की कोई भी यहाँ पे बात नहीं है। बात यह है कि दोनों का रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिएशन का इक्वल हो चुका है एट केमिकल इक्विलिब्रियम। देयरफॉर हमें ये लगता है कि रिएक्शन ही स्टॉप हो गया, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिएशन का रेट इक्वल होने की वजह से कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, तो हमें ऐसा ही लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है। क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो उसके नतीजे में चेंज आती है कंसंट्रेशन में, तो यहाँ पे तो कोई कंसंट्रेशन में हमें चेंज नहीं दिखाई दे रही, तो इट सीम्स दैट रिएक्शन हैज़ बीन स्टॉप। बट एक्चुअली रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर स्टॉप्स, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता, नेवर स्टॉप्स, ये हमेशा कंटिन्यू रहता है। बट रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो दो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन, तो उन दोनों के जो रेट हैं वो इक्वल होते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है, बट केमिकल इक्विलिब्रियम पे दोनों सेम रेट पे होते हैं। सेम रेट पे होने की वजह से कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह जाती हैं, चेंज नहीं आती कंसंट्रेशन में, इसी वजह से ये लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है। बट एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर स्टॉप्स, बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस कंटिन्यू एट केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद भी हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होते रहेंगे। तो ये तो हो गई हमारे पास बात के फॉरवर्ड, हमारे पास के कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता, वो हमेशा कंटिन्यू रहता है। अब बात करते हैं कि हमारे पास ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये भी एक इक्विलिब्रियम है, तो ये इक्विलिब्रियम की कौन सी टाइप है? वैसे तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होता है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक। एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक। तो हमारे पास यहाँ पे हमने जैसे अभी बात की कि रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद भी चलता रहता है, तो उसका मतलब कि हमारे पास ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब होता है कि बिल्कुल रिएक्शन नहीं रुक जाता, बिल्कुल स्टैटिक हो जाता, मतलब रेस्ट आ जाती रिएक्शन के अंदर बिल्कुल। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि रिएक्शन तो केमिकल इक्विलिब्रियम होने के बाद भी कंटिन्यू है, वो तो कभी स्टॉप होगा ही नहीं। उसका मतलब कि ये जो इक्विलिब्रियम आ रहा है ये कोई स्टैटिक नहीं है, इसकी वजह से कोई स्टैटिक कंडीशंस डेवलप नहीं हो रही रिएक्शन के अंदर। बट ये डायनेमिक है, क्योंकि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव होने के बाद भी रिएक्शन अभी तक चल रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद भी, वो अभी तक चल रहा है, वो हमेशा कंटिन्यू रहता है। तो उसका मतलब ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद भी जो हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है वो प्रोसीड करते हैं। उसका मतलब कि ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है, इसके अचीव होने के बाद भी जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के, वो मूव करते रहते हैं, वो मोशन में होते हैं, वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते जाते हैं। बट क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल होता है एट केमिकल इक्विलिब्रियम, सो हमें कोई कंसंट्रेशन में चेंज नज़र नहीं आती। बट स्टिल जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो क्या है, हमारे पास डायनेमिक है, क्योंकि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो अचीव होने के बाद भी रिवर्सिबल रिएक्शन कंटिन्यू रहता है। जो डिफरेंट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, रिएक्ट करते रहते हैं, और वो सारा प्रोसेस चलता रहता है जो भी रिएक्शन के अंदर होता है। बट वी सी नो चेंज इन कंसंट्रेशन ड्यू टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस इक्वल रेट, उनका इक्वल रेट होने की वजह से कंसंट्रेशन में कोई चेंज नज़र नहीं आती, बट रिएक्शन चलता रहता है। उसका मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक है। तो ये कुछ बातें थी हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उससे रिलेटेड।
कि ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है, मतलब कि इसके अचीव होने के बाद भी रिवर्सिबल रिएक्शन कंटिन्यू रहता है। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता, इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद भी चलता रहता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन होते रहते हैं। एक ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो रिएक्शन मिक्सचर होगी एट द टाइम ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व है रिएक्शन के वो सारे प्रेजेंट होंगे। जैसे कि हमारे पास रिएक्शन हो रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन, तो एक रिएक्शन वाली मिक्सचर होगी, तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन मिक्सचर है हमारे पास जिसके अंदर वो रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जितने भी सब्सटेंस इन्वॉल्व हैं वो एट द टाइम ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम सारे प्रेजेंट होंगे, मतलब कि जो रिएक्टेंट्स हैं या जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सारे केमिकल इक्विलिब्रियम पे मौजूद होंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारी चीज़ें मौजूद होंगी एट द टाइम ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम पे वो जो सारी चीज़ें हैं रिएक्शन मिक्सचर के अंदर वो उनकी कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहेगी। उसका मतलब कि जो कंपोजिशन है हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर की वो होगी कॉन्स्टेंट, और रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व हैं, मतलब कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं रिएक्शन के या रिवर्सिबल रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के, वो सारे केमिकल इक्विलिब्रियम के वक्त पे मौजूद होंगे हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, और जो रिएक्शन मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन कांस्टेंट होगी। तो ये सारी बातें थी केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो आज के लेक्चर में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को ए टू जेड कम्प्लीटली हमने डिस्कस किया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, फुल एक्सप्लेन किया आपको मैंने। तो ये आज का लेक्चर था, थैंक यू वेरी मच। जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन और लीस्ट प्रिंसिपल या दूसरे जो टॉपिक हैं इस चैप्टर के रिलेटेड वो कवर करेंगे, और आगे भी ये लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे एक सीक्वेंस के अंदर। थैंक यू वेरी मच।